कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर 12 और 13 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखा जाए यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए हम लोग करंट अफेयर डेली शाम को 7:30 बजे चर्चा करते हैं। इस करंट अफेयर सीरीज की क्लास पीपीटी, पीडीएफ इत्यादि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पिन कमेंट में आप जाएंगे। सॉरी, मैं बार-बार डिस्क्रिप्शन बोल जाता हूँ, उसको आप अवॉइड करिएगा। पिन कमेंट चेक करेंगे तो पिन कमेंट में देखा जाए तो एक लिंक होगा अगस्त महीने का। अगस्त महीने का एक लिंक होगा, ठीक है। अब उस अगस्त महीने के लिंक पे आज आप क्लिक करेंगे तो ये अगस्त महीने का जो पैकेज है वो आपको दिख जाएगा करंट अफेयर का। उस करंट अफेयर के पैकेज को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं मैं आपको बता दूं, ओरली बताता हूँ, आपको समझने में भी आसानी होगी। जब आप करंट अफेयर के मासिक पैकेज में एनरोल होते हैं तो उस पर सबसे पहले तो आपको डेली शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास उपलब्ध होती है। वीडियो क्लास के साथ में देखा जाए आपको पिक्टोरियल क्लास पीपीटी प्रोवाइड की जाती है। प्रतिदिन देखा जाए तो प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, और बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो बाइलिंगुअल कंटेंट है। लैंग्वेज का बैरियर कोई है नहीं कि ऐसा कोई लैंग्वेज का बैरियर है, पूरा कंटेंट सेम, जो हिंदी में है वही इंग्लिश में है, ठीक है। प्रतिदिन 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है आपके लिए। ऐप पर उपलब्ध है ऑनलाइन टेस्ट, इसको आप जाके प्रतिदिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपने पढ़ा है वो आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। महीने के एंड में देखा जाए तो पूरा कंपाइल पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ एक फुल टेस्ट भी होता है कि आपने पूरे महीने जो पढ़ा है ना, कितना याद है आपको। और टेस्ट की खासियत ये है कि आप उस टेस्ट को मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, बार बार उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये टेस्ट की खासियत है। एक बार अटेम्प्ट करिए, देखिए आपका स्कोर क्या आ रहा है, कम स्कोर आ रहा है, एक्सप्लेनेशन पढ़िए, सोल्यूशन पढ़िए। वो बेस्ट 100 क्वेश्चन होते हैं जो टेस्ट में लिए जाते हैं, आपसे टेस्ट में पूछे जाते हैं। वो बेस्ट 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं जो पूरे महीने के इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपको कंपाइल पीडीएफ तो प्रोवाइड ही किया जाता है, साथ ही साथ यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस की जो स्पेशल क्लासेस मैं लेता हूँ, मंथली करंट अफेयर जो होती है यूपी स्पेशल की या बिहार स्पेशल की, उसका जो पीडीएफ होता है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ये सारी चीज़ें आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप कैसे जुड़ सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें तो तमिलनाडु ने राज्य शिक्षा नीति का अनावरण किया है। यहाँ पर देखा जाए द्विभाषा फार्मूला जो तमिलनाडु का था, त्रिभाषा फार्मूले का तमिलनाडु विरोध करता आ रहा था, तो जो द्विभाषा फार्मूला था उसी को अपनाते हुए देखा जाए तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा राज्य शिक्षा नीति का अनावरण किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पॉइंट्स है, आकाशवाणी से लिया गया इनपुट है, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उन पर चर्चा करें। तो तमिलनाडु सरकार ने अपनी नई राज्य शिक्षा नीति का अनावरण किया है। यहाँ पर देखें तो 2022 में बनी 14 सदस्यीय समिति, जो अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी उस कमेटी का, यहाँ पर तमिलनाडु सरकार के द्वारा 2022 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखा जाए चर्चा में आई थी, उसी टाइम पे 2022 में देखा जाए तो 14 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, न्यायमूर्ति मुरुगेशन कर रहे थे, ठीक है। और इन्हीं की सिफारिश पर देखा जाए ये जो राज्य शिक्षा नीति है ना, इन्हीं की सिफारिश पर आधारित है। इसमें होगा क्या कि कला और विज्ञान के पाठ्यक्रम में स्नातक प्रवेश अब क्या होगा, एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के बजाय जो 11th और 12th के मार्क्स होते थे ना, उस मार्क्स पे किए जाएंगे। आप ग्रेजुएशन में जो प्रवेश पहले होता था ना कि सीयूटी का एग्जाम देते, बेसिकली जैसे सीयूटी का एग्जाम होता है, सीयूटी का एग्जाम देते फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन में प्रवेश पाते हैं, तो अब वो सीयूटी का एग्जाम जो है उसको हटा दिया गया है। 11th और 12th के मार्क्स पे देखा जाए तो एडमिशन होगा। यहाँ पर देखा जाए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे चेन्नई में जारी किया है। जो राज्य शिक्षा नीति है इसका अनावरण कहाँ पर किया गया, चेन्नई में किया गया है। चलिए अगली खबर क्या है, निशा और मुस्कान ने बैंकॉक में अंडर 19 एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। चर्चा करें यहाँ पर तो बैंकॉक में आयोजित एशियन अंडर 19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत की निशा, इन्होंने 54 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी, और मुस्कान इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में देखा जाए तो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। निशा ने चीन के सिरुयंग को 4-1 से हराया है, जबकि मुस्कान ने कजाकिस्तान की अया जहान एरमैक को देखा जाए 3-2 से पराजित किया है, ठीक। इसके साथ ही देखा जाए तो अंडर 19 टीम में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं, जिन 14 पदकों में देखा जाए तो 3 स्वर्ण पदक है, 7 रजत और 4 कांस्य पदक है। चलिए आगे देखें तो भारत द्वारा विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर 2025 की मेजबानी की जाएगी, और ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो इसके बारे में चर्चा करें तो भारत ने पहली बार उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी की। कहां पर आयोजित किया गया, कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया, उड़ीसा भुवनेश्वर में। आगे हम चर्चा करें तो इस एक दिवसीय प्रतियोगिता में 17 देशों के 160 एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें भारत के 93 खिलाड़ी सम्मिलित थे। यहां पर देखा जाए तो प्रतियोगिताओं में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर दौड़,
भाला फेंक और अन्य कुल यहाँ पर देखा जाए 18 ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाएं आयोजित हुई थी। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें तो अनु रानी ने पोलैंड में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। जो अनु रानी है, यहाँ पर देखा जाए पोलैंड में भाला फेंक प्रतियोगिता आयोजित की गई, उसमें इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। चर्चा कर ले पॉइंट पर, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है। भारत की अनु रानी ने एशियाई खेलों में, जो अनु रानी जो है ये एशियाई खेलों की मौजूदा चैंपियन भी है। इन्होंने पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल विस्वाव मैनिक मेमोरियल में महिलाओं के भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि विस्वाव मैनिक मेमोरियल का आयोजन कहां पर, पोलैंड में किया गया था। और इसमें भारत की जो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जो मौजूदा एशियाई खेलों की चैंपियन भी हैं, अनु रानी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यहां पर हम बात करें, उन्होंने 62.59 मीटर का अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 62.59 मीटर का भाला फेंका और अपना सीजन बेस्ट दिया। चलिए, स्वर्ण पदक किसने जीता है, अनु रानी ने जीता है भारत की ओर से। वहीं पर देखा जाए तो एदा तुगुसुस, ये तुर्की की है, इन्होंने रजत पदक या सिल्वर मेडल जीता है। और वहीं पर लियाना डेविडसन जो है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, इन्होंने 58.24 मीटर का भाला फेंक कर देखा जाए तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पदक तालिका है, पदक तालिका के बारे में भी हमने देख लिया। चलिए आगे हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट दिवस की, तो उसमें देखें तो विश्व हाथी दिवस 2025 महत्वपूर्ण है आपके लिए। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। आपसे एक सवाल है कि हाथी किन किन राज्यों का, ठीक है, किन किन राज्यों का राजकीय पशु है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए यहां पर देखा जाए तो विश्व हाथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त के दिन हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण के प्रति देखा जाए वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल जो 12 अगस्त का दिन होता है, इसको विश्व हाथी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर देखा जाए तो इसका उद्देश्य क्या है, इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और उनके आवासीय क्षेत्रों की रक्षा करना तथा हाथियों के प्रति जो जागरूकता है उसको जनसाधारण में प्रसारित करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यहां पर देखें तो साल 2025 का विषय क्या है, हाथियों के लिए देखा जाए विषय क्या है विश्व हाथी दिवस का, तो हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एकजुट करना। ठीक है, हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एकजुट करना, ये मुख्य विषय है विश्व हाथी दिवस 2025 का। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। अगला महत्वपूर्ण दिवस कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। चर्चा कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है। ठीक, 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है। आप कमेंट में ये बताएं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। यहां पर देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य विश्व भर में युवाओं से संबंधित मुद्दों, चुनौतियों, अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, युवाओं की सक्रिय भागीदारी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय विकास से बढ़ावा देना है। ठीक है, यहां पर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का थीम क्या है, इंपॉर्टेंट है थीम इसका, आपके परीक्षा में पीवाईक्यू में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस का थीम पूछा भी जा चुका है यूपीपीसीएस में। ठीक है, चलिए यहां पर हम चर्चा करें तो प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा, ये इसका मुख्य विषय है, केंद्रीय विषय है। इस केंद्रीय विषय को आप ध्यान रखिएगा और इसी से देखा जाए आगे आपके सवाल भविष्य में बन सकते हैं। चलिए आगे चलें तो सिक्किम में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। सिक्किम राज्य में देखा जाए तो नारी अदालत की स्टार्टिंग की गई है। चर्चा कर लेते हैं, नारी अदालत के बारे में जानेंगे। और ये पॉइंट ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, इवन मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मेंस एग्जाम में देखा जाए जो केस स्टडीज होते हैं ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल जो आप लिखते हैं, महिलाओं से संबंधित कोई सवाल आ गया, ये जो आप पंचाट इत्यादि के बारे में, एडीआर टेक्नोलॉजी वगैरह जो होती है, उन सबसे संबंधित जो सवाल आपके आते हैं, तो उसको आप लिखते हैं, वहां पर नारी अदालत का आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चर्चा कर लेते हैं। भारत में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम ने एक अनूठा कदम उठाया है। क्या कदम उठाया है कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर देखा जाए नारी अदालत की शुरुआत की, जो महिलाओं द्वारा संचालित एक सामुदायिक न्याय मंच है। महिलाओं के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा और नारी अदालत है ये। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में महिलाओं को न्याय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका देने और छोटे विवादों के त्वरित सहानुभूतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, जो छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं ना, पारिवारिक विवाद हो या पड़ोसी से झगड़ा हो गया, उन सबको निपटाने का कार्य यहाँ पर कर लिया जाएगा नारी अदालत में ही। नारी अदालत का मूल उद्देश्य महिलाओं को स्थानीय विवादों को सुलझाने के अधिकार और जिम्मेदारी देना है।
यहाँ पर देखा जाए तो ये मंच संवाद, मध्यस्थता, आम सहमति निर्माण पर आधारित है, जो पारंपरिक अदालतों की औपचारिक कानूनी प्रक्रियाओं से अलग है। यहाँ पर संवाद के द्वारा, सुलह के द्वारा, आपसी मध्यस्थता के द्वारा या आम सहमति के द्वारा पूरा जो मामला है उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। देखा जाए तो इसका लक्ष्य पारिवारिक मतभेद, घरेलू हिंसा, गैर गंभीर मामले, वैवाहिक मुद्दे, स्थानीय सामुदायिक संघर्षों के त्वरित समाधान प्रदान करना है। ठीक है, जो घरेलू मुद्दे होते हैं, वैवाहिक मुद्दे होते हैं, उन सब का सुलहनामा यहीं पर हो जाएगा नारी अदालत में। तो इस वजह से देखा जाए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करें, दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज की गई है। अब गूची मशरूम जो था, उस गूची मशरूम से संबंधित सवाल आपके यूपीएससी में आ चुका है। तो यहाँ पर जो ब्लू पिंक गिल मशरूम है ना, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। देखा जाए तो इसकी खोज कहाँ पे की गई है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है। यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का दिखता है जो ब्लू पिंक गिल मशरूम है। चलिए चर्चा करें यहाँ पर, तो तेलंगाना के कागज नगर वन प्रभाग में जो कुमारम भीम अस्फाबाद जिला है ना, ठीक, कुमारम भीम अस्फाबाद जिला यहीं का एक वन प्रभाग है, कागज नगर वन प्रभाग। यहीं पर देखा जाए तो पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है, जो आमतौर पर कहाँ पाई जाती है, ये आमतौर पर न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है, ये मशरूम देखा जाए तो अपने नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है। इसमें दुर्लभ एजुलेन पिगमेंट होता है जो इसे अद्वितीय बनाता है। एजुलेन पिगमेंट के कारण ही देखा जाए तो इसका रंग जो होता है वो नीला या यूं कहे तो आसमानी रंग का होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखा जाए तो शटल कॉक मशरूम, जो शटल कॉक मशरूम है, शटल कॉक के जैसा दिखने वाला मशरूम, जैसे आप बैडमिंटन खेलते हैं ना तो चिड़िया कहते हैं, चिड़िया, वो होता है शटल कॉक, उसको कहते हैं। तो वो शटल कॉक प्रकार का जो मशरूम है, ये पूर्वी घाट विशेष रूप से कंवल टाइगर रिजर्व में खोजा गया था पहली बार। ठीक है, और जिससे क्षेत्र की कवक विविधता का पता भी चलता है पूर्वी घाट का। तो ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि शटल कॉक मशरूम कहां पर खोजा गया, पूर्वी घाट पे खोजा गया था। और उसी प्रकार से देखा जाए तो पिंक गिल मशरूम कहां पर खोजा गया, तेलंगाना में खोजा गया। चलिए आगे चले, तो भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां पर शुरू हुआ, ये जयपुर में स्टार्ट हुआ। परीक्षाओं से डायरेक्टली पूछ सकता है कि भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां पर शुरू किया गया या कहां पर इसका पायलट प्रोजेक्ट संचालित किया गया। जयपुर राजस्थान में संचालित किया गया था। पॉइंट पे चर्चा करें तो भारत में पहली बार ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीकी जो है ना, इसका प्रयोग किया जा रहा है। यहां पर देखा जाए तो ये पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के जयपुर स्थित रामगढ़ बांध क्षेत्र में चलाया जा रहा है। जिसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य 129 वर्ष पुराने उस जलाशय को पुनर्जीवित करना है जो पिछले 2 दशक से सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है, 2 दशक से सूखा पड़ा हुआ है। 1981 के बाद ये अपनी पूरी क्षमता पर भर ही नहीं पाया है आज तक। और क्लाउड सीडिंग के माध्यम से देखा जाए इसी बांध को भरना, इसी जलाशय को भरना मुख्य उद्देश्य है, जो राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एआई आधारित ड्रोन क्लाउड सीडिंग है उसका प्रयोग किया जा रहा है। चलिए आगे चले, जो दीपेंद्र गोयल है, इनकी कंपनी का नाम है जोमेटो। ठीक है, जोमेटो, और जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन, शाहरुख खान। और जोमेटो कंपनी किसकी है, तो ये दीपेंद्र गोयल की कंपनी है। चलिए आगे चल दें, यहां पर देखें, फिलिस्तीन को मान्यता देगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने निर्णय लिया है कि वह फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान करेगा। यहां पर हम चर्चा कर लें, ऑस्ट्रेलिया सितंबर 2025 में होने वाले 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देगा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है। फ्रांस ने पहले ही कह रखा है कि स्थिति जो बनती जा रही है, इजराइल जो हालत कर रहा है गाजा में, उसको देखते हुए हम लोग स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देंगे फिलिस्तीन को। यहां पर देखें, प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी ने 11 अगस्त 2025 को घोषणा की कि इस कदम का उद्देश्य 2 राष्ट्र समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन को बढ़ाना है, गाजा में युद्ध विराम को प्रोत्साहित करना, और देखा जाए तो जो बंदी है उनके रिहाई के प्रयासों को आगे बढ़ाना मूल उद्देश्य है इस कदम के पीछे, ये एंथनी एल्बनीजी ने बताया है। यहां पर आगे हम बात कर लें तो यह निर्णय इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लंबे इतिहास और उससे जुड़े अंतरराष्ट्रीय विवादों की पृष्ठभूमि में लिया गया है। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है, ये खबर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है। पहले देखा जाए तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर होता था, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब से आईपीएल और टी20 का चलन हुआ तो आए दिन कोई ना कोई मैच होते रहते, और उन मैचों में अच्छा परफॉर्म करने वालों को भाई साल भर तो आप वेट कर नहीं सकते। तो इसी वजह से देखा जाए आईसीसी ने क्या किया कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ स्टार्ट किया। अब उस प्लेयर ऑफ द मंथ में देखा जाए तो जुलाई महीने के लिए देखें किसको चुना गया है, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जुलाई 2025 के लिए शुभमन गिल को पुरुष खिलाड़ी या
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस किसको चुना है? शुभमन गिल को चुना है। वहीं पर इंग्लैंड की सोफिया डंकले, इनको देखा जाए महिलाओं में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल में किसको चुना गया है? सोफिया डंकले को। और पुरुषों में किसको चुना गया? शुभमन गिल को चुना गया है। यहां चर्चा कर ले, शुभमन गिल ने अपनी पहली टेस्ट सीरीज में भारत के कप्तान के रूप में इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच हो रहा था, जिसको आप एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से भी आप जानेंगे, उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था और इसी वजह से देखा जाए इनको जुलाई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। चलिए आगे हम बात करें, भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक। भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक, इसके बारे में चर्चा कर ले। यहां पर देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 अगस्त 2025 को श्रेष्ठ लॉन्च किया है। अब इस श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है? श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। ये है श्रेष्ठ का फुल फॉर्म। परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा श्रेष्ठ का पूर्ण रूप है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको टिक करना होगा कि स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, ये इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो भारत सरकार का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पारदर्शी और डेटा आधारित तरीके से राज्यों की जो दवा नियामक प्रणालियां है ना, उनका मूल्यांकन करना और राज्यों की दवा नियामक प्रणालियों में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखा जाए तो यह पहल दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता पर जोर देती है और सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक को बिना भेदभाव के सुरक्षित और प्रभावी दवाएं मिल सके। यहां पर देखा जाए तो भारत दवा उत्पादन में वैश्विक अग्रणी है, लेकिन राज्यों में नियामक क्षमताओं की असमानता और मानकीकरण की कमी को देखते हुए इसकी आवश्यकता महसूस हुई। जो राज्यों में दवाओं का उत्पादन होता है ना, वो भिन्न भिन्न है। कर्नाटक में दूसरे तरीके से दवा उत्पादित की जा रही है, उनका जो क्राइटेरिया है या मानकीकरण है वो बेहतर है। बिहार झारखंड में दवा का उत्पादन जो है उसका मानक कुछ अलग है। तो सारी चीज़ों को एक समान किया जाए, एक तरीके से निर्धारित किया जाए, एकजुट किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए और कंपटीशन की भावना भी हो विभिन्न कंपनियों के अंदर। इसी वजह से देखा जाए तो ये भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक जारी किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कब जारी किया गया? 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो 11वें अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड मुंबई में उद्घाटन। परीक्षा में आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड का उद्घाटन कहां पे? मुंबई में। ठीक, यहां पर देखा जाए 18वें अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड का उद्घाटन कहां पे किया गया है? मुंबई में किया गया है। चर्चा कर लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पर 18वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड 12 अगस्त से मुंबई में शुरू हुआ है, जिसमें 64 देशों के 300 से ज्यादा हाई स्कूल स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। यहां पर देखा जाए तो होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन द्वारा आयोजित ओलंपियाड जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहां पर? जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है मुंबई में, यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन कौन कर रहा है? तो होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। यहां पर हम बात करें तो उद्घाटन समारोह में सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय सूद, जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है वो कौन है? अजय सूद है वर्तमान में। ये सवाल याद रखिएगा, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन? अजय सूद है यहाँ पर। और साथ ही साथ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट है अजीत कुंभवी। ठीक है, ये भी यहाँ पर सम्मिलित हुए उद्घाटन समारोह में। चलिए आगे हम बात करें, चीन के एक्स्ट्रा टैरिफ डेडलाइन 9 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। अमेरिका के द्वारा देखा जाए जो डेडलाइन थी एक्स्ट्रा टैरिफ की, उसको 9 नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। चर्चा करें यहां पर तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले को एक बार फिर 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। 11 अगस्त को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर बताया कि उन्होंने यूएस चीन टैरिफ डेडलाइन जो है ये 9 नवंबर तक बढ़ाने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। यहां पर चर्चा करें, इससे पहले अमेरिका और चीन के बीच 11 मई को जेनेवा में एक ट्रेड डील हुई थी, जिसमें टैरिफ बढ़ाने के फैसले को 90 दिनों के लिए टाल दिया गया था। अमेरिका ने चीन पर फिलहाल देखा जाए तो 30% टैरिफ लगा रखा है। 30% टैरिफ लगा रखा है। भारत में वर्तमान में देखें तो 7 अगस्त से, ठीक है, 7 अगस्त से फिलहाल आज की डेट जब वीडियो अपलोड हो रहा है तो 25% टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन 25% जो एडिशनल टैरिफ है वो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया गया है, जो कब से प्रभावी हो जाएगा? ये 27 अगस्त से प्रभावी हो जाएगा। यानी 27 अगस्त के पहले पहले अगर कोई ट्रेड डील नहीं होती है तो भारत पर 50% टैरिफ लगा रहेगा उस दिन तक। चलिए आगे चर्चा करें।
अंतरराष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन है, इसके बारे में चर्चा करें तो सितंबर 2025 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित होगा। यह सम्मेलन 11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इसका थीम क्या है? तो पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना इसका मुख्य विषय है, केंद्रीय विषय है। इसी विषय पर भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे देखें तो आयोजन जो हो रहा है ये स्वामी विवेकानंद के 1993 में जो शिकागो भाषण था उसकी 132वीं वर्षगांठ पर इसका आयोजन हो रहा है। यहाँ देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य पांडुलिपि विरासत के अन्वेषण संरक्षण के संबंध में वैश्विक विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है और प्रमुख विषयों में प्राचीन पांडुलिपि का अर्थ, दस्तावेजीकरण, कोडीकरण, डिजिटलीकरण, संरक्षण, कानूनी ढांचे एवं सांस्कृतिक कूटनीति को भी शामिल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसी वजह से देखा जाए ये पांडुलिपि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें, 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2025। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देखते हैं, एक दो खबरें और है, फिर उसके बाद इस वीडियो को हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक, यहां पर देखें तो 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 1 से 12 अगस्त 2025 को काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ। कहां पर हुआ था? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। फाइनल में देखा जाए तो झारखंड महिला टीम ने लगातार दूसरे वर्ष खिताब जीतते हुए हरियाणा को पराजित किया, 2-1 से पराजित किया और लगातार 2 बार झारखंड महिला टीम जो है इसने जीता है। यहां पर हम चर्चा कर ले विजेता कौन रहा? झारखंड लगातार दूसरी बार विजेता रहा। उप विजेता कौन? हरियाणा उप विजेता रहा। सर्वाधिक गोल किसके द्वारा किया गया? तो सर्वाधिक गोल किया गया है स्वीटी दुंगडुंग के द्वारा। स्वीटी दुंगडुंग के द्वारा किया गया 5 गोल, सर्वाधिक गोल। अब यहां पर झारखंड के बारे में पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि झारखंड ने जूनियर नेशनल खिताब 2018, 2019, 2024 और 2025 में जीता, यानी कि लगातार देखा जाए तो 4 बार जीता और लगातार 2 बार हो गया है। 2024 का भी जीता था, 2025 का भी झारखंड ने जीत लिया है। चलिए आगे हम बात करें बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नए लोकपाल। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नए लोकपाल के बारे में चर्चा कर ले। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एल नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। ये सवाल आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 71वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए। एल नागेश्वर राव नाम आपने सुना है। एल नागेश्वर राव को बना दिया गया बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल। देखा जाए तो उनका कार्य एसोसिएशन में अवैध गतिविधियां जो होती है ना, उनके प्रति जो कार्रवाई है उसको करना है। बाहरी हस्तक्षेप तथा आंतरिक विवादों का समाधान करना इनका मूल कार्य होगा। ठीक है, यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार की गई है ताकि एसोसिएशन के कार्यों में पारदर्शिता और सुशासन सुनिश्चित हो सके। अंतिम खबर क्या है? विश्व अंगदान दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विश्व अंगदान दिवस, यहां पर देखा जाए हर साल 13 अगस्त का जो दिन होता है इसको विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 अगस्त का दिन विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चर्चा करें तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक करना है, इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहां पर देखा जाए यह दिन उन दानदाताओं को सम्मानित करता है, ठीक है, जिन्होंने अपने जीवन काल या मृत्यु के बाद अपने अंगदान करके दूसरों की जिंदगी बचाई। ठीक है, और इसी वजह से देखा जाए हर साल 13 अगस्त के दिन विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो आज के जो इंपॉर्टेंट खबरें थी उन पे हमने चर्चा की। अब कुछ क्वेश्चन है, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है? ये सारे प्रश्न इसी स्लाइड पर आधारित है, जो अभी हमने आपको पढ़ाया उन्हीं पर आधारित सारे प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि तमिलनाडु की नई राजनीति के अनुसार कला और विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश किस आधार पर होगा? नीट परीक्षा के आधार पर, समान प्रवेश परीक्षा के आधार पर, या कक्षा 11 और 12 के अंकों के आधार पर, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर। ठीक है, तो कौन सा बदलाव किया गया है ये आपको बताना है, जो तमिलनाडु की राज्य शिक्षा नीति है उसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बैंकॉक में आयोजित अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 10 पदक, 12 पदक, 14 पदक या 16 पदक? क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में पहली बार आयोजित विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय कॉन्टिनेंटल टूर 2025 के शहर में हुआ? ठीक है, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, पटना या मुंबई में? क्वेश्चन नंबर 4 है पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल विश्वाओ मैरिक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? अनु रानी ने जीता है, नीरज चोपड़ा ने, लियाना डेविडसन ने या एदा टुगुसुस ने जीता है। ठीक, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 है 2025 के विश्व हाथी दिवस का थीम क्या है? 2025 के विश्व हाथी दिवस का थीम क्या है? ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आप बताइए कौन सा सही थीम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सिक्किम में शुरू की गई नारी अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला पुलिस भर्ती, महिलाओं को स्थानीय विवाद सुलझाने का अधिकार देना, महिलाओं के लिए कानूनी शिक्षा कार्यक्रम शुरू करना, महिला सेल का गठन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज भारत में पहली बार कहां हुई?
सिक्किम में, असम में, तेलंगाना में या कर्नाटक में? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में शुरू हुआ? जयपुर में, भोपाल में, अहमदाबाद में या हैदराबाद में? क्वेश्चन नंबर 9 है आईसीसी जुलाई 2025 में पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? विराट कोहली को, शुभमन गिल को, रोहित शर्मा को या जो रूट को? और अंतिम सवाल है कि श्रेष्ठ सूचकांक का उद्देश्य क्या है? राज्य शिक्षा की गुणवत्ता मापन, राज्य स्वास्थ्य नियामक प्रणालियों को मूल्यांकन, खेल प्रदर्शन का आकलन या राज्य कृषि उत्पादन का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए अपने इस वीडियो में हमने आपसे पूछे हैं 10 सवाल। आज के जो महत्वपूर्ण खबरें थी उन पे भी चर्चा की और 12-13 तारीख के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उनको भी हमने डिस्कस किया, अपने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सब पे चर्चा की गई। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।